आज हम पढ़ने वाले हैं नक्स वोमिका ड्रग। इसका कॉमन नेम है पॉइजन नट। प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन सर। फैमिली है लोबिनिएसी। ये पेशेंट बेसिकली वेरी चिली रहते हैं। इसका माइजम है सोरा और टेम्परामेंट है नर्वस टेम्परामेंट। बेसिकली नक्स वोमिका ये जो ड्रग है ये मेल काउंटर पार्ट ऑफ इग्नेशिया और पल्सेटिला के नाम से जाना जाता है। ये ड्रग 1540 AD में वेलरिस कॉर्डस नाम के एक सर थे। उन्होंने नक्स प्लांट को डिस्क्राइब किया था। नक्स प्लांट को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये कहा था कि नक्स प्लांट ये ऑरेंज स्नेक रिसेंबल करता है, मतलब उसका जो फ्रूट रहता है वो ऑरेंज के जैसे दिखता है और उसमें बिटर मतलब कड़वा जेलेटिनस पल्प रहता है। उसके जो सीड्स रहते हैं उसमें 3 एक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं नक्स वोमिका के सीड में। पहला है स्टिचनी, दूसरा है ब्रूसिन और ब्रूसिया और थर्ड है लोगेनी। इसमें से जो ब्रूसिन रहता है वो हमें नक्स प्लांट के बाग से मिलता है और अगर स्ट्रिचनिन और ब्रूसिन को कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है इगेसोरिक एसिड जो मैलिन की तरह दिखता है। मैलिन ये हमें एप्पल और पियर जैसे फ्रूट्स में मिलता है। और जो नक्स रेमेडी है वो हैनेमन सर की ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी उसको कहा जाता है। बेसिकली अगर किसी इंसान को वो बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स लेके उसकी अगर हालत बहुत ख़राब हो गई है तो उसको एंटीडोट देने के लिए हम नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। तो जो नक्स वोमिका है ये हम ऑल एजेस, all sexes and all temperaments के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मतलब अगर छोटे बच्चे हो तो ही हम इसको दे सकते हैं इस ड्रग्स को, या फिर अगर बहुत ही ओल्डर हो तो और वैसे भी ये जो प्लांट रहता है वो मतलब हैनेमन सर ने कहा है कि ये जो प्लांट रहता है ये वाइल्ड प्लांट की तरह ग्रो होता है और ये बेसिकली हमें इक्वेटोरियल रीजन्स में मिलता है, मतलब साउथ अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में। फिर जैसे कहा जाता है कि नक्स वोमिका सीड्स आर बिटर मोस्ट एंड पॉइजनस, मतलब वो बहुत ज़्यादा कड़वे रहते हैं और पॉइजनस रहते हैं, तो इसलिए हम इसे होमिसाइडल पॉइजनिंग करके यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको एंगल्फ करके हमें समझ में आ जाएगा कि ये कड़वा है, लेकिन इसको कैटल पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो सर ने कहा है कि मतलब अगर सीड ये जो सीड है वो बहुत कड़वे और पॉइजनस रहते हैं, वैसे ही हम नक्स जो पेशेंट रहते हैं उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। फिर हम अभी इसका देखेंगे क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स मतलब हम इसे किस डिसीज में दे सकते हैं। वैसे तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी इसलिए बहुत से डिसीज में यूज करते हैं। तो हम इसे अल्कोहलिज्म, एंगर इफेक्ट्स ऑफ एपोप्लेक्सी, अस्थमा, डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, लम्बैगो, फिर पैरालिसिस या फिर प्रेगनेंसी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स हो तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब कहाँ पे एक्ट करते हैं। वैसे तो हर ऑर्गन पे इसका एक्शन रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली ब्रेन, सेंसरी एंड मोटर सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS या जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे मोस्टली इसका एक्शन मिलता है। अगर ब्रेन, फिर हम देखेंगे इसका पैथोजेनेसिस। अगर ब्रेन पे और सेंसरी और मोटर सेंटर्स पे एक्ट करें तो एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं।
जो अपने मस्कुलर जो मसल्स रहती है उसमें इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस मिल सकता है। अगर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर इरिटेट करे मतलब स्टिमुलेट करे तो हमें कैटेरल कंडीशंस या फिर नोज में ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करे मतलब जीआईटी पे एक्ट करे तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या डिसेंट्री जैसे हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं। और अगर वैसोमोटर सेंटर्स पे एक्ट करे तो हमें मिलेगा बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स। वैसे तो ये हर ऑर्गन पे और उसके न्यूट्रिशन पे एक्ट करता है। अब हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो ये जो ड्रग है नक्स वोमिका वाले पर्सनैलिटी के लोग कैसे रहते हैं वो हम देखेंगे। नक्स वोमिका इज आइडियली सुटेड टू द थिन स्पेयर ऑब्जेक्ट विद अ डार्क हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ, नर्वस, एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन। मतलब ये किस किस को सूट करेगी? तो नक्स वोमिका जो लोग रहेंगे वो नर्वस रहेंगे, फिर एक्सटर्नल इम्प्रेशंस को बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहेंगे, टच, फिर लाइट, म्यूजिक उनको बहुत मतलब अफेक्ट कर देगा जल्दी से। और उनके डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग रहेंगे जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। फिर और क्या दिया है? हैबिचुएटेड टू ओवर स्टडी, डिबॉचेस, जीलस और हाइपोकॉन्ड्रियक पीपल्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टडियस है। फिर डिबॉचेस मतलब जो जुगारी में जाते हैं। फिर जीलस मतलब बहुत जोशीले रहते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब मूडी पर्सन्स रहते हैं। पीपल्स ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्टैंडर्ड, रिचेस टू द पुअर एंड सिविलाइज्ड एंड और अनसिविलाइज्ड। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये लोग सिविलाइज्ड ही रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा रिच ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम देखेंगे अभी टेम्परामेंट क्या दिया है? बिलियस सैंग्वाइन, इरिटेबल एंड इम्पेशेंट टेम्परामेंट। ये पर्सन जो रहेंगे ये पॉजिटिव पर्सन्स रहेंगे और उनके मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी रहेंगे और इम्पेशेंस रहेगा उनमें। फिर नक्स वोमिका इज चीफली सक्सेसफुल विथ द पर्सन्स ऑफ आर्डेंट कैरेक्टर। आर्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे रहते हैं ये लोग। ऑफ एन इरिटेबल एंड इम्पेशेंट टेम्परामेंट, डिस्पोज टू एंगर मतलब उनका हर बात के लिए एंगर ही उनका रिएक्शन निकल के आता है। स्पाइट और डिसेप्शंस सेज हैनेमन सर कहते हैं कि ये लोग ज़्यादातर मतलब ये सोचते हैं कि अगर उनको एक इंसान को अगर तकलीफ देना है तो उसके लिए वो पूरा प्लान करते हैं कि हम उसको कैसे तकलीफ में डालें। फिर रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत चिली रहते हैं ये पेशेंट्स। फिर माइजे में सोरा। अब हम देखेंगे गाइडेंस सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स में अभी क्या दिया है? इट इज द बेस्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस टू हैव बीन ड्रग्ड बाय अदर स्कूल्स एज एन एंटीडोट टू द बैड इफेक्ट्स। मतलब अगर एक पेशेंट है जो बहुत सारी जगह पे जाके मतलब एलोपैथी या फिर आयुर्वेदा हो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट लेके अगर प्रॉब्लम में गया है तो उसको एंटीडोट करने के लिए हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट अराइजिंग फ्रॉम द इंसिडेंटल टू मॉडर्न लाइफ, मतलब जो मॉडर्न लाइफ की वजह से प्रॉब्लम में गए हैं उनके लिए भी हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। फिर थर्ड सिम्टम है और बहुत ही ज़्यादा मार्क दिखता है ओवर सेंसिटिवनेस। ओवर सेंसिटिवनेस इस रेमेडी के पूरे हमको इस पूरा रेमेडी के पिक्चर में ओवर सेंसिटिवनेस बहुत मार्क दिखेगी। उसमें दिया है ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन सच एज लाइट, नॉइज, ओडर, टच, पेन, कोल्ड, म्यूजिक, सबके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। वो ज़रा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकते।
हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, फिर डिबॉचेस ऑफ थिन, इरिटेबल नर्वस डिस्पोजिशन, लायबल टू इंडाइजेशन एंड हेपेटिक ट्रबल्स। मतलब इन सब चीज़ों में जाने की वजह से उनको डाइजेशन की और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। लिटरेरी एंड स्टूडियस पर्सन हु सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑलवेज स्टेइंग एट होम, हैविंग अ सेडेंटरी लाइफ विद द गैस्ट्रिक ट्रबल्स स्पेशली ऑफ द ड्रंकार्ड्स। अब ये लोग इतना काम करते हैं कि अपने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, फिर लग्जरियस लाइफ जीते, इसलिए इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी की वजह से होता है। अब 6th पॉइंट देखेंगे, स्लीप। इनका स्लीप ना इवनिंग के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा स्लीप आता है, मतलब इररेसिस्टेबल रहता है। कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग अस्लीप while sitting or reading even hours before bedtime, and consequently the patient is compelled to retire and sleep. Nevertheless, he awakes at about 3 to 4 a.m. and then falls into a dreamy sleep. मतलब ये लोगों की नींद रात को 3-4 बजे खुल जाती है, फिर बाद में सुबह का जब टाइम रहता है तो ये ड्रीमी स्लीप में जाते हैं। मतलब इतनी उनकी स्लीप ड्रीमी रहती है कि उनको उससे उठाना भी बहुत मुश्किल रहता है, और अगर ये उठ भी जाए ना तो उनको बहुत वीकनेस और अनरिफ्रेशिंग लगता है। इसी का उल्टा है पल्सेटिला में। पल्सेटिला को सुबह बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। अब 7th पॉइंट है, फ्रीक्वेंट एंड अनइफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिनेशन। मतलब उनको स्टूल और यूरिन के लिए बार बार डिजायर आता रहता है, वो बार जाते रहते हैं। कन्वर्जेंस विथ कॉन्शियसनेस, ये इसका मार्क सिम्टम है। बाकी रेमेडीज में अनकॉन्शियस रहता है कन्वर्जन के टाइम पे, लेकिन ये कन्वर्जन के टाइम पे भी कॉन्शियस रहता है। मतलब अगर कोई उसको कन्वर्जन आ रहे हैं और कोई उसके सामने आया तो उसको सब याद रहता है कि किसने क्या किया है, कौन कहाँ पे खड़ा था, सब कुछ। एंड वेरी पर्स बाय टच एंड द मूवमेंट और लाइट ऑर्डर, फिर टच से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है उसको। अब कन्वर्जेंस में भी 2 टाइप के कन्वर्जेंस रहेंगे उसको, टोनिक कन्वर्जेंस रहेगा और क्लोनिक। टोनिक में बहुत ज़्यादा रिजिड रहता है, मतलब रिजिडिटी के साथ कन्वर्जेंस आते हैं, और क्लोनिक में जर्किंग कन्वर्जेंस रहते हैं। और इसको कन्वर्जेंस में आएंगे ना तो ऑपिस्टोटोनिक पोजीशन में आएंगे, मतलब डोम शेप हो जाएगा स्टिफनेस। फिर अभी हम देखेंगे 11th पॉइंट, दैट इज ग्रेट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, एवर्जन टू कोल्ड एयर। मतलब सर्दी, मतलब जो अगर ठंडा मौसम हो तो उसको ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, और उसको एवर्जन भी ठंडी हवा से ही होता है। द पेशेंट इज कम्पेयर्ड टू क्लोज रेगुलर पेरिस्टाल्सिस की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स, पंजर, बिटर थिंग्स, अल्कोहल एंड फैट फूड। अब इनको डिजायर किसके लिए रहता है, और ये इतना काम करते हैं तो इनको कुछ तो स्टिमुलेंट चाहिए, इसलिए इनको ज़्यादातर स्टिमुलेंट का डिजायर रहता है। फिर बिटर थिंग्स, कड़वे चीज़ों का, अल्कोहल और फैटी फूड्स का। एवर्जन टू, अब क्या क्या पसंद नहीं है, ब्रेड, वाटर, कॉफ़ी एंड टोबैको और ऑर्डिनरी फूड और ड्रिंक्स। अब हम देखेंगे माइंड। माइंड में क्या दिया है, द पिक्यूलियर सिम्टम that all consequences upon the modern to so-called civilized life and high livings। उनके माइंड सिम्टम भी हाई मतलब लग्जरियस लाइफ की वजह से ही आते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, readily serve to identify the nux vomica। The patient is very irritable, careful, fastidious, jealous, is despondent एंड quarrelsome, spiteful एंड malicious। मतलब ये जो पेशेंट रहते हैं वो माइंड लेवल पे भी बहुत इरिटेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, और फास्टिडियस, मतलब जो जैसा मुझे चाहिए वैसा ही चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर उनको नहीं चलेगा। जीलस मतलब जोशीले रहते हैं, डिस्पॉन्डेंट रहते हैं, फिर क्वारलसम झगड़ालू रहते हैं, और पूरे प्लानिंग के साथ किसी को परेशान कर सकते हैं। He is nervous and melancholic, impatient, often ardent character, disposed to anger, spite and deception. Egoism prevails supreme to him। मतलब उसके लिए सबसे ज़्यादा ऊपर क्या रहता है तो उसका ईगो, इसलिए ये एस्टीम रेमेडी में आता है।